हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 8। जो हमारा चैप्टर 8 है वो क्या है? गति। गति यानी मोशन। आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, फिश तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। हम प्रिया यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल के कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस की यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्री को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्री को विराम अवस्था में पाता है। यह अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वृत्तीय पथ में पर गतिमान हो सकती है, कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 8.1। आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में? चर्चा करें। क्रियाकलाप 8.2। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में यह विराम अवस्था में है? इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। सोचें एवं करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वहां गति अनिश्चित, अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना, उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखी गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखी पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल गति, कुल दूरी OA प्लस OC है, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी।
को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र में दिए गए उदाहरण को ले। ओ से ए तक की वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर तक है। विस्थापन का परिमाण 60 किलोमीटर है ओ से ए, तथा पुनः बी तक की गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक इज इक्वल टू 85 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी से 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु की गति करते हुए पुनः ओ तक जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी ओ ए से ए ओ तक कितनी है? 60 + 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 120 किलोमीटर है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ओ से ए तक की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। और फिर ए से ओ तक की दूरी ये भी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 किलोमीटर। किसी सरल रेखी पथ पर गतिमान वस्तु की स्थिति। इसी प्रकार दो विभिन्न राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप 8.3। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापे। दोनों भौतिक राशियों को मापन में आप क्या अंतर पाते हैं? क्रियाकलाप 8.4। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को ज्ञात करें। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखते हैं हम एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकेंड में या 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तो तीसरे सेकेंड में 50 मीटर और चौथे सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 8.5। दो वस्तुएं ए तथा बी गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 8.1 में दिया गया है। ध्यान से देखिए और बताइए कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, समय वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। 9:30 से लेकर के कितनी थी? 10 से 12। 9:45 पर 20 से 19 हो गई। 10 बजे से लेकर के यहाँ पर क्या ए की दूरी 30 हो गई और बी की 23। 10:15 पे 40 हो गई, यहाँ पर 35। इसे यहाँ पर ही हमें कुछ दूरियां दे रखी है, आप इनसे बता सकते हैं असमान है या समान है। गति की दर का मापन अब हम देखते हैं। से कुछ तेज चलती है। ये हमको चित्र दिया गया है। गेंद फेंकने की चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में, और हम यहाँ पर देखते हैं ये निर्धारित चाल दी गई है। चित्र 8.2 में दिए गई स्थिति को देखें। इस चित्र में गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो इसका क्या अर्थ है? चित्र बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती है। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समय दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ ms की पावर -1 चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा
है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल तय की गई दूरी कुल दूरी। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल u = s/t। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यहाँ इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चली होगी। उदाहरण 8.1, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर और 16 मीटर = 32 मीटर। लिया गया कुल समय 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड = 6 सेकेंड। औसत चाल क्या होगी? तय की गई कुल दूरी और लिया गया समय, तो क्या होगा 32/6 सेकेंड, तो = 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए वस्तु की औसत चाल क्या होगी? 5.33 मीटर प्रति सेकेंड है। दिशा के साथ चाल। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। इसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाय 2। यहाँ पर हम बता सकते हैं जहाँ औसत वेग क्या है? u प्रारंभिक वेग और v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है अर्थात मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्रियाकलाप 8.6, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। क्रियाकलाप 8.7, जब आप आसमान में बादल छाए होते हुए तो बिजली के चमकने और बादल के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद समय पश्चात बादलों के गरजने की ध्वनि आप तक पहुंचती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इनके बीच के समय अंतराल को एक डिजिट कलाई घड़ी या स्टॉप घड़ी से मापे। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी परिकलन कीजिए। या वायु में ध्वनि की चाल 345 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करना। उदाहरण 8.2, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर्स लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर्स और मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करते हैं। हल। कार के द्वारा तय की गई दूरी एस क्या है? 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर = 400 किलोमीटर। दूरी तय करने में कुल लगा समय कितना समय लगा? 8 घंटे। कार की औसत चाल क्या हो गई हमारी? यहाँ पर औसत वेग बराबर क्या होता है हमारा? यहाँ पर 400 किलोमीटर बाय 8 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऐसे ही यहाँ पर कार की औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा करके। अब हम देखते हैं उदाहरण 8.3, उष्मा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर जाती है, वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उष्मा की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा? उष्मा द्वारा तय की गई दूरी 1 मिनट में तय की गई दूरी कुल दूरी 180 मीटर है। 1 मिनट में उष्मा का विस्थापन 0 मीटर। औसत चाल क्या है? तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय 180 मीटर बाय 1 मीटर। तो हम यहाँ पर इसको कैसे बता सकते हैं? 3 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग कैसे बता सकते हैं? विस्थापन और लिया गया कुल समय। तो विस्थापन क्या था यहाँ पर? 0 और लिया गया समय क्या था? 60 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर?
0 मीटर प्रति सेकेंड। अतः ऊष्मा की औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड और औसत वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड है। वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परावर्तित होता रहता है। इसका मान विभिन्न समयों पर एक एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशिक त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। जैसा कि हम देखते हैं, अर्थात त्वरण वेग में परिवर्तन लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा, a=v-u/t। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है तथा यदि वेग विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मापक मीटर प्रति सेकेंड की पावर -2 है। यदि एक वस्तु की सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्रियाकलाप 8.8। आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण है। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है। क्या आप ऊपर की प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण 8.4। विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। पहली स्थिति में प्रारंभिक वेग u = 0, अंतिम वेग v = 6 मीटर प्रति सेकेंड और समय क्या है यहाँ पर 30 सेकेंड। तो समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं? a(v-u/t)। जैसे कि हम देख सकते हैं u और v और t का दिया हुआ समय मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर, तो हम यहाँ पर रखते हैं तो क्या आता है इसका 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी u क्या है 60 मीटर प्रति सेकेंड, v क्या है 4 मीटर प्रति सेकेंड और t क्या है 5 सेकेंड। तो हम यहाँ पर इसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है 0.4 मीटर प्रति सेकेंड का -2। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट में कमेंट करना। गति का ग्राफी प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों को दर को या ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चरयुक्त समीकरण हल ज्ञात किया जा सकता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे कि दूरी या वेग की दूसरी राशि जैसे समय पर। दूरी का ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय x तथा दूरी y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विराम अवस्था में इत्यादि। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी
एक ग्राफ एक सरल रेखा है। चित्र हम देख सकते हैं 8.3 में प्रदर्शित किया है कि ग्राफ ओ बी का भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप वाई अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय करते हैं तो तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय में ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने में लिए गए चित्र में दिखाई गई दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले ले। इस बिंदु ए से एक अक्ष के समांतर रेखा तथा दूसरे बिंदु बी वाई के समांतर एक रेखा खींचे। दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज एबीसी बनाती है। आप ग्राफ पर एसी समय अंतराल T2 माइनस T1 को बताता है जबकि BC S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है तथा वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। V इज इक्वल टू S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। हम त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 में एक कार के द्वारा 2s के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तय की गई दूरी समय और दूरी m, समय 0 दूरी यहाँ पर क्या समय 2 सेकेंड और यहाँ पर क्या 1 मीटर, 4 सेकेंड 4 मीटर, 6 सेकेंड 9 मीटर, 8 सेकेंड 16 मीटर, 10 सेकेंड 25 मीटर, 12 सेकेंड 36 मीटर। तो हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं। अब हम देखते हैं असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। यहाँ पर हमें इसकी दूरी बताई गई है और ये समय और इसका एक ग्राफ बताया गया है। तो कैसे हमेशा समय के साथ साथ ग्राफ दूरी और ज़्यादा अधिक बढ़ती जाती है। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 में दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ हमें यहाँ दिखा रहा है, दर्शाया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 8.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। चित्र 8.5 T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए T1 व T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ लंब खींचे। 4 किलोमीटर प्रति आवर्स के वेग को ऊंचाई AC या BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। AS इज इक्वल टू AC इंटू CD, मतलब 4 किलोमीटर प्रति आवर्स और T2 माइनस T1 और यहाँ पर आवर्स देखते हैं हम 4 किलोमीटर T2 माइनस T1 किलोमीटर चतुर्भुज ABTC का क्षेत्रफल। जैसे कि हम वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकेंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकेंड व किलोमीटर प्रति आवर्स में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। अब हमें यहाँ पर सारणी दी गई है, इसमें समय और कार का वेग बताया गया है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 8.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति यह बताती है कि एक समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग यहाँ पर हमको बता रहा है कैसा है, सरल रेखा में। अब हम देखते हैं आप
एक कार के द्वारा तय की गई दूरी का वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान से गति करती है तो ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूंकि कार का वेग परिमाण त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी एस वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित ABCD द्वारा व्यक्त की जाती है। एस बराबर ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। और यहाँ पर हमें दे रखा फॉर्मूला AB इंटू BC प्लस 1/2 AD इंटू DE। असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र में हम देखते हैं वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र में किसी वस्तु के वेग असमान परिवर्तन वेग को समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं समय और ये हमको ग्राफ दिखाया गया है असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ में। क्रियाकलाप 8.9 एक ट्रेन में 3 विभिन्न स्टेशनों ABC और पर आगमन प्रस्थान करने के समय एवं स्टेशन A से B व C द्वारा सारणी 8.4 में दी गई है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेशन A से B तथा C दूरी तथा ट्रेन के आगमन व प्रस्थान करने का समय यहाँ पर हमको बताया गया है। मान लें कि किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच ट्रेन गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचा तथा इसकी व्याख्या करें। क्रियाकलाप 8.10 फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से चले जाते हैं, फिर अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाती है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी ग्राफ खींचे तथा व्याख्या करें। जैसा कि हमको दिया गया है, फिरोज और सानिया द्वारा अपने साइकिल पर अलग अलग समय में तय की गई दूरी है। फिरोज के द्वारा तय की गई दूरी, सानिया के द्वारा तय की गई दूरी, कितने समय वो कितनी दूरी तय कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप मुझे कमेंट में कमेंट करना। ग्राफी विधि से गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT, AS इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, 2AS 1 इज इक्वल टू V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। जहाँ U वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि T समय के लिए एक समान त्वरण से A से चलती है। V अंतिम वेग है तथा T समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी A समीकरण वेग एवं समय में संबंध व्यक्त करती है तथा समीकरण समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण जो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण T को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखते हैं वेग समय संबंध के लिए समीकरण। कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है उसके वेग समय ग्राफ को ले, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। समकक्ष किंतु अब U इज इक्वल टू 0। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि वस्तु का प्रारंभिक वेग U है और T समय में बढ़कर V बिंदु पर हो जाता है। वेग एक समान दर S के साथ परावर्तित होता है। बिंदु B से 2 लंब BC एवं B क्रमशः समय तथा वेग अक्षों पर खींचे गए प्रारंभिक वेग OA तक के अंतिम वेग BC के द्वारा समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। BC इज इक्वल टू BC BD इज इक्वल टू BC माइनस CD समय अंतराल T में वेग परिवर्तन को दर्शाता है। अब OC के समांतर AD रेखा खींचे। ग्राफ से हम पता कर सकते हैं, जैसा कि हमको दिया गया है, गति के समीकरणों को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ BC इज इक्वल टू BD प्लस DC इज इक्वल टू BD प्लस OA। यहाँ पर इसमें BC का इज इक्वल टू क्या होता है V तथा OA क्या है U पर रखने पर, तो हम क्या देखते हैं V BD प्लस U। हम देख सकते हैं यहाँ पर BD क्या हो सकता है V माइनस U। ऐसे हम वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त कर सकते हैं। A इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन लिया गया समय और यहाँ पर इसको हम व्यक्त कर सकते हैं BD इज इक्वल टू AT। समय स्थिति में संबंध के लिए समीकरण। मान लें कि कोई वस्तु एक समान त्वरण AC T से
एस दूरी तय की गई। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एस निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। एस इज इक्वल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो एक समलंब है, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हम दे सकते हैं ओ ए इंटू ओ सी प्लस 1/2 ए डी इंटू बी डी, और इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब हम देखते हैं वेग स्थिति में संबंध के लिए समीकरण। निम्न 8.8 में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण ए से टी समय में तय की गई दूरी एस को ग्राफ नीचे समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अर्थात एस प्लस समलंब ओ ए बी सी का क्षेत्रफल है ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई 2। यहाँ पर ओ ए क्या है यू, बी सी क्या है वी, और ओ सी को टी में रखने पर हम पाते हैं कि हमें समीकरण प्राप्त होता है एस यू पी यू प्लस टी वी बाई इंटू टी बाई 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं वेग समय में संबंध का समीकरण टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। समीकरण 8.11 समीकरण 8.12 में हम पाते हैं कि एस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई 2a। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2as या फिर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। उदाहरण के लिए एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति आवर्स का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी को द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हम इस समीकरण द्वारा इसको हल कर सकते हैं। आगे उदाहरण के लिए कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर्स से 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हम यहाँ पर इनका त्वरण के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इसके त्वरण के साथ साथ इसकी समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2s का समय लेती है तो उतने समय में कितनी दूरी की गणना कर सकती है। जैसा कि हमको यहाँ पर बताया गया है हम इस समीकरण द्वारा इसको ज्ञात कर सकते हैं। अतः कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी। अब आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक सड़क पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी से दूरी क्यों बना रखता है। जैसे कि अब हमको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट में कमेंट करना। एक समान वृत्ति गति 8.6 जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। जैसे कि हम किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों में AB, BC, CD तथा DA का एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आयताकार है और यहाँ पर षटकोणीय पथ है, और हम यहाँ पर देखते हैं अष्टकोणीय पथ और ये वृत्तीय पथ। एक एथलीट धावक को विभिन्न आकृतियों के बंद पथ पर गति देख सकते हैं हम। अब मान ले कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय पथ ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि हमने चित्र में देखा है। इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ षटभुजाकार न होकर अष्टभुजाकार हो, ABCDEFGH हो सकता है तो क्या होगा। यह देखा गया है कि पथ भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी। पथ का आकार लगभग वृत्त
के समान हो जाता है। अगर एथलीट का एक वृत्ति पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्ति पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्ति पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग v होगा, v 2πr/t। जब एक वस्तु वृत्ति रास्ते में एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति एक समान वृत्ति कहा जाता है। क्रियाकलाप 8.11 एक धागे का टुकड़ा ले और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दे। धागे के दूसरे छोर पर पकड़कर पत्थर को वृत्ति पथ पर नियत चाल से घुमाए और चित्र में दिखाए गए अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्ति पथ को निर्दिष्ट करता है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दे। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं। वृत्ति पथ के अलग अलग जगहों पर पत्थर को छोड़ें और यह देखिए कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर अपने आप पथ के स्पर्श रेखी सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्ति पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र, डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्ति गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्ति गति से बहुत चिर परिचित उदाहरण है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों वृत्ति कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्ति पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। अब आपने इस चैप्टर में क्या सीखा? स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी द्वारा या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदलता रहता है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई में समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान या असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है, जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के एक समान त्वरण a से गति करता है, इसका अंतिम वेग v है और t समय में तय की गई दूरी a से। अगर कोई वस्तु वृत्ति पथ एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।